अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फूल उत्पादक गांव बीड सूजरा की सफलता की कहानी। अच्छी पैदावार के लिए कपास की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। सेब के फल बागों में फल गिरने की समस्या एवं उसका निदान। किसान भाइयों, अपने हरियाणा में एक गांव ऐसा भी है जो पूरे साल भर मुनाफे की महक से सराबोर रहता है। ये महक उठती है खेतों में लहरा रही फूलों की फसल से। जी हां, कुरुक्षेत्र जिले के बीड सूजरा ये पूरा गांव विविध फूलों की खेती करता है। गांव में ही फूलों की मंडी लगती है और दूर दूर से व्यापारी यहां फूल खरीदने पहुंचते हैं। ऐसी अनोखी पहचान बनाने वाले इस गांव की सफलता जानने के लिए चलते हैं बीड सूजरा गांव। जहां तक नजर जाएगी आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। यह है कुरुक्षेत्र जिले का बीड सूजरा गांव। पूरा गांव फूलों की खेती करता है। साल भर गांव में फूलों की महक बहती है और साथ में मुनाफे की लहर भी। कोई बड़ा जमींदार हो या छोटा काश्तकार, बीड सूजरा में सबके सब फूलों की खेती करते हैं। कई साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। यहाँ गेंदा, जाफरी और गुलदावरी की सबसे ज्यादा खेती होती है। लोग अब इसे फूलों का गांव भी कहने लगे हैं, क्योंकि गांव की सीमा में घुसते ही फूलों की महक आने लगती है। गांव 1914 में पालम एयरपोर्ट के आसपास की जगह से उठाकर कुरुक्षेत्र के नजदीक यहाँ पे भेजा गया था। उस समय बहुत कम परिवार थे जो यहाँ पे आए और परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थी, लोगों के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं थी, बंजर थी। उसके बाद लोगों ने अपने आप को संतुष्ट करते हुए उस भूमि को एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। अब यही जमीन है जो सोना उगल रही है। लोगों ने फूल की खेती की, अच्छा मुनाफा कमाया। अच्छा मुनाफा देखते हुए बड़े स्तर पर खेती आरंभ की गई। अब लगभग गांव का हर एक परिवार फूल की खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ के युवाओं ने भी फूलों की खेती को करियर के तौर पर चुन लिया है। अब ये सबसे बड़ा फूल उत्पादक गांव बन गया है। जब सीजन होता है तो मजदूरों की पूर्ति नहीं हो पाती है और आसपास के लगभग 5-6 गांव से भारी मात्रा में मजदूर यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं और अपनी अच्छी रोजी रोटी इस व्यवसाय से निकालते हैं। 100 साल पहले हमारा गांव आया था जी। जब से गांव आया, जब से फूलों की खेती कर रहे हैं। सब लोग फूलों में ठीक आमदन, अपना गुजारा ठीक चल रहा है। फूल ही हमारे गांव की खेती है। गांव में फूल मंडी बनी हुई है, यहाँ से फूल सप्लाई होता है। गांव में 10-20 व्यापारी भी हैं जो सारे पंजाब, हरियाणा, जलंधर, लुधियाना, जम्मू तक फूल जाता है हमारे यहाँ से। दिल्ली कभी 5 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक का फूल खरीदते हैं हम। 1 एकड़ से 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक मुनाफा कमा रहा। ये तो हो गए जी 10-12 साल हो गए जी। हाँ जी, 10-12 साल हो गए जी। इसमें एक तो देसी है जी,
देसी गेंदा है, लड्डू गेंदा है और देसी में भी 60 वैरायटी भी है, मोटा भी है जी। ये 60 वैरायटी है जी, ये लड्डू है। बमुना पता है, सारे रेट के ऊपर डिपेंड है जी। आज 100 भी है, कल को 2 भी है जी। इसमें लगभग ये है कि किले में लाख भी बन जाता है, 50,000 भी रह जाए, 20 भी रह जाता है। आजकल क्या रेट चल रहा है? आजकल 25-30 रुपये किलो का। बहुत से किसानों ने फूलों की खेती में किस्मत आजमाई, लेकिन मार्केटिंग की कमी में फूल मुरझाते रहे और किसानों का दिल टूटता रहा। अलबत्ता बीट सूजरा के लोगों ने इसकी भी काट निकाल ली। पूरा गांव ही फूलों की खेती में लग गया, तो मजबूरन अब व्यापारी ही इस गांव का रुख करने लगे। मसलन बीट सूजरा के लोग फूल लेकर मंडी नहीं जाते, बल्कि मंडी ही चलकर बीट सूजरा पहुंच गई है। 12, 13 रुपए जी, 25 जी, जाए 25, 26 रुपए जी, 26, 27 रुपए जी, हाँ जी 28 रुपए जी। अब हर रोज शाम को बीट सूजरा में फूलों की मंडी लगती है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पंजाब के कई व्यापारी रोजाना बीट सूजरा में बोली देकर फूल खरीदते हैं। गांव के व्यापार की बात करें तो प्रति वर्ष करोड़ों की आमदनी गांव लेता है। जो व्यापारी हैं वो फूल खरीदने के लिए आते हैं, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से फूलों को पंजाब, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, कभी कभी जम्मू में भी और इससे अलग स्थानों पर भी भेजा जाता है। इस गांव को एक मॉडल गांव के रूप में पेश कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि गांव को चाहे आप बसाने की बात करें, उसको एक नक्शे से बसाया गया है। आर्थिक विकास की वजह से गांव में खुशहाली भी आप देख सकते हैं। गांव के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। तो जागरूकता की वजह से मूलभूत सुविधाओं का भी बड़े अच्छे से अपने स्तर पर लोग उसको निकाल लेते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। किसानों को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है नकद भुगतान का। व्यापारी इस हाथ फूल खरीदते हैं और उस हाथ किसान को रोकड़ा थमाते हैं। कई दफा खेत में ही भुगतान कर दिया जाता है। लिहाजा ये फूलों का गांव अब मुनाफे की मिसाल बन गया है। हर एक किस्म का फूल होता है, गुलदावरी, जाफरी, आर्डर पे फूल बुकिंग हो जाती है यहाँ। ये हम बहुत फायदा हो रहा है हमारे को मंडी के इधर का। अच्छा फूल मिलता है, ये खरीदने के लिए आते हैं? हाँ जी, अच्छा मिलता है। और कहीं नहीं मिलता आप लोगों को फूल हरियाणा में? बस दिल्ली के इधर कहीं नहीं मिलता, यही दिल्ली माजरे में मिलता है। तो हमने यहाँ गांव में मंडी खोली है फूलों की। हर तरह के फूल आते हैं, गेंदा है, जाफरी है, वाइट फूल है, मार्केट चिट्टा जिसको बोल देते हैं। तो यहाँ तकरीबन 50-60 क्विंटल, 80 क्विंटल फूल आ जाता है। किसानों को मतलब किसान लेके आते हैं, तो व्यापारी भी आते हैं, बोली दे के मतलब यहाँ पे फूल खरीदा जाता है। बाहर से भी व्यापारी आते, तो यहाँ बोली पे फूल बिकता है, मतलब किलो के हिसाब से। 1 किलो का जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, उसी हिसाब से जैसे सीजन के हिसाब से वो रेट लगता है। पेमेंट नकद होती है, किसानों की नकद पेमेंट होती है, व्यापारी अगले दिन दे देता है या 1-2 दिन के बाद दे देता है। हाँ, किसानों को बहुत फायदा हुआ है। अगर जो मतलब 1020 का फूल है तो 1020 ही मिलेंगे उसको। हम तीनों लोग अमृतसर से हैं, फूलों की खेती करते हैं। जहाँ का जो इस गांव का जो फूलों की खेती में सबसे बढ़िया बीज जहाँ से मिलता है, तो हम लोगों को जब भी ज़रूरत होती है हम इस गांव से लेके जाते हैं और उसकी बाज़ार में बहुत डिमांड होती है, उसकी स्पेशल वैरायटी होती है। ये तो पूरे पंजाब हरियाणा में पॉपुलर है, जो फूलों के नाम से जाना जाता है जगह। पूरे एरिया में अगर पूरे दोनों स्टेट में अगर कहीं मंडी है फूलों की तो इसी गांव से सुनी जाती है। जी हमारा गांव जो है बीट सूजरा नाम से जाना जाता है। और जिस टाइम हमारा गांव आया, यहाँ पे कुछ परिवार थे, 4-5 परिवार ही थे। तो जिस टाइम ये आया यहाँ पे बहुत जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, डर लगता था। जैसे वो बताते हैं, हम उनसे सुनते हैं पुरानी अपनी बातें, वहाँ के आए हुए आने के बाद भी। तो अपनी मेहनत से यहाँ पे गाँव बसाया, झोंपड़ी में रहना शुरू किया। उसके बाद मकान हुआ, खेती करने लगे धीरे धीरे। खेती के बारे में फिर ये, क्योंकि दिल्ली से हैं, सैनी बिरादरी से हैं, फूलों के बारे में जानते थे, इन्होंने अपना फूल लगाना यहाँ पे किया। गेंदा, जाफरी, मार्केट, ये कई तरह के हैं वैरायटी जो लगाते हैं। और तो इन्होंने किया, पहले दिल्ली सप्लाई करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गाँव का हमारा आमदन बढ़ती गई, नॉलेज होती गई, फूलों की खेती बढ़ती गई, तो हमारे गाँव के जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी हैं, काम करते हैं, उन्होंने अपने आप ही एक छोटी सी मंडी यहाँ पे लगाई। अब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक हमारा फूल बिकता है गांव में। तो जो बाहर से व्यापारी भी आते हैं, जैसे हमारे सालाना आमदन लगभग करोड़ों में है।
वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में कपास की फसल में खरपतवार की समस्या देखने को मिल जाती है और फसल में हानिकारक कीटों का प्रकोप भी हो रहा है। इस स्थिति में किसान भाई अपने कपास की फसल को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं HAU हिसार के कपास विशेषज्ञ डॉक्टर करमल सिंह मलिक से। पिछले एक हफ्ते में लगभग पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अच्छी बारिश के बाद जैसे ही समय लगे उनको बत्तर आए तो आप उसकी निराई गुड़ाई जरूर करें कपास की, और फिर खाद आप इसमें जरूर डालें। खाद डालने के लिए यूरिया खाद आप डालें, जैसे BT कॉटन जिसने लगा रखी है या जो हाइब्रिड है उसमें तो आप कम से कम 1 कट्टा यूरिया का छिट्टा मारें। और अगर आपने देसी कपास लगा रखी है तो उसमें आपको आधी मात्रा यूरिया की डाल लें, अगर आपने बिजाई के टाइम नहीं डाली है। अगर बिजाई के टाइम आपने डाल ली है तो देसी में फिर आपको खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाई अगर अपना खेत में घूमते वक्त देखें तो अगर उनको किसी कीट का प्रभाव आता है, जैसे हरा तेला, चूरड़ा, या हो सकता है कि भी उसमें सफ़ेद मक्खी आपको दिखाई दे, तो कोई भी स्प्रे वो खुद ना या ना ही दुकानदार की सलाह पे वो कम से कम अपने कृषि वैज्ञानिकों से मिले, जो कीट विशेषज्ञ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के या उसके नज़दीक जो किसान KVK हो उसमें जो भी विशेषज्ञ हो उससे सलाह लेके अपना पौधा लेके जाए, या फिर कोशिश करे कि भी वो वहाँ मुलाकात के लिए जाएगा तो वैज्ञानिक गण वहाँ उसके खेत को देखने के लिए भी आ सकते हैं, और उनकी सलाह के बाद ही वो कोई स्प्रे करे कि भी कौन सा स्प्रे करना है, कितनी क्वांटिटी, कितनी उसमें मात्रा डालनी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है, और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरी रूप से नष्ट हो जाता है। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। और पानी का जहाँ तक है, अब बरसात हुई है तो नहरों में भी पानी आ जाएगा, तो किसान भाई ये ना सोचें कि भाई बरसात होगी, पानी सूख गया और पानी हम इसमें लगा दें कपास में। तो जो पीछे बारिश हुई है लगभग 85-90 mm के आसपास हुई है, और वो कपास के लिए काफ़ी है पानी के लिए। इसी में निराई गुड़ाई अवश्य करें, नहीं तो जो हम खाद डालेंगे वो खरपतवार को ज़्यादा मिलेगा और आपकी कपास के लिए ये लाभदायक नहीं हो पाएगा, वो जो आपका खाद आपने डाला है। इसके बाद आप पानी कम से कम महीना, अगर बारिश नहीं होती है, दोबारा आपको ऐसा लगे कि भी पानी की आवश्यकता है, तभी पानी की सिंचाई करें। जैसे ही मौका मिले आप ये इंतजार करोगे कि भी 4 दिन लगातार धूप निकले या बत्तर आए, जब हम करें। अगर थोड़ी सी कम बत्तर भी है तब भी आप उसकी क्या है, ट्रैक्टर से, किसी भाई के पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो
बैलों से और भी जो भी उनके पास साधन उपलब्ध हो उससे उसकी निराई गुड़ाई जरूर करें, ताकि जो भी घास खरपतवार अब है वो खत्म हो जाए। और आगे अगर होगा तो वो क्या है कि कपास अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लगभग किसान भाइयों ने अगर समय पर बिजाई की होगी तो 80-85 दिन के आसपास की होगी है। और अब अगर खरपतवार उसका निकाल दिया जाएगा या उसको निराई गुड़ाई से खत्म कर दिया जाएगा तो वो बाद में कपास को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि कपास उसको दबा देगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी बृहद स्तर पर की जाती है और जिन बागवान भाइयों के पास सेब के बगीचे हैं उनके फल वृक्षों में फल देर से पकने तथा फल के गिरने की समस्या आम रूप से देखने को मिलती है, जिसका समय रहते प्रबंधन ना करे तो उनको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो किस प्रकार करें सेब के फल बागों में सेब के देर से पकने तथा गिरने की समस्या की रोकथाम, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू चंबा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव बनियाल से। हालांकि राज्य में प्रगतिशील एवं मेहनती उत्पादकों द्वारा विभिन्न प्रकार की फल फसलें उगाई जाती है, लेकिन सेब राज्य के 7 जिलों की लगभग 1,70,000 परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्र में से 49% सेब के अधीन है, जो कुल फल उत्पादन का 85% है। सेब का उत्पादन मुख्यतः शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, चंबा तथा सिरमौर जिलों में किया जाता है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोग भी अब बड़े पैमाने में सेब के पौधों का रोपण कर रहे हैं। वर्ष 1950-51 में सेब के अधीन 40 हेक्टेयर क्षेत्र था, जबकि वर्ष 1960-61 में 3025 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती की जाती थी, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1,09,553 हेक्टेयर हो गई है। यह दर्शाता है कि राज्य की अधिकांश आबादी सेब की फसल पर निर्भर है, लेकिन कई बार इन फल बागों में फल गिरने, समय से न पकने आदि समस्याएं देखने को मिलती है। तो बागवान भाई इन समस्याओं का निदान किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। बागवान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेब की फसल है हमारी इस समय पककर तैयार है, तो जैसे ही तुड़ान का समय नज़दीक आता है उससे पहले कुछ सावधानियां हमें बरतनी आवश्यक है, ताकि हम अपने बागीचों से अधिक लाभ कमा सकें। सेब की फसल में लगभग 3 तरह के फल झड़ने की समस्याएं सामने आती है, जिसमें शुरुआती ड्रॉप, जून ड्रॉप और तीसरा जिसको हम प्री हार्वेस्ट ड्रॉप बोलते हैं, यानी कि जो फसल पककर तैयार है उसको तोड़ने से पहले जो फल गिरते हैं उसे हम प्री हार्वेस्ट ड्रॉप कहते हैं। और जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप है ये सबसे ज़्यादा नुकसान बागवानों को पहुंचाता है, क्योंकि इस समय फल बिल्कुल तैयार होते हैं और बाजार में इनका मूल्य अधिक से अधिक मिल सकता है। तो ऐसे समय में जो फल झड़ते हैं उससे बागवानों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान में जो इंग्लिश वैरायटीज़ हैं, अंग्रेजी किस्में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये ड्रॉप देखा जाता है, जहाँ पर लगभग 50% जो फल है वो पेड़ों से झड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मिड सीजन में पकने वाली डिलीशियस वैरायटीज़ हैं उनमें 15 से 20% जो फल है वो इस तरह झड़ जाते हैं। इस प्री हार्वेस्ट ड्रॉप से बचने के लिए हमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए प्लानोफिक्स 45 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर पानी में अगर हम जो ड्रॉप है उससे
लगभग 1 सप्ताह पहले इसका छिड़काव करें तो हम फलों को जो पेड़ हैं उन पर टिकाए रख सकते हैं और ड्रॉप को कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि जो बागीचे लो हाइट पर स्थित हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान होने के कारण जो सेब के फल हैं उनमें रंग कम बनता है और दूसरा कि उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है। जबकि अगर जो बगीचे अच्छी हाइट के ऊपर स्थित हैं उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि फलों में बहुत अच्छा रंग बनता है, लेकिन जो फल हैं वो देर से मैच्योर होते हैं, देर से मंडी में पहुंचते हैं, जिसके कारण भी किसानों को कम जो है कीमत फलों की मिलती है। तो सेब के फलों में रंग को अच्छे से और जल्दी विकसित करने के लिए तथा उनको जल्दी मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए हम इथरल नामक एक केमिकल है जिसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए 500 से 600 मिलीलीटर इथरल को हम 200 लीटर पानी में घोल लेते हैं तथा उसमें 45 मिलीलीटर प्लेनोपिक्स जो कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है उसको मिलाते हैं ताकि फल झड़े ना। तो जब सेब के फलों का साइज पूरी तरह से विकसित हो जाता है तथा इसमें लगभग 30% जो है वो रंग आ जाता है, इस स्थिति पर हम इथरल का छिड़काव करें तो फलों में कलर रंग अच्छा विकसित होता है और उसका जो मैच्योरिटी है, जो उसकी परिपक्वता है वो जल्दी आ जाती है, जिसके कारण उसको हम जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस घोल को छिड़काव करने से पहले सावधानी ज़रूरी है कि हमेशा घोल को ताज़ा बनाएं, पुराना बना हुआ घोल इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे फलों को नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, जब भी हम किसी फल को तोड़ने की तैयारी में होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो यानी मैच्योर हो। अगर हम किसी भी फल को या सेब को उसकी मैच्योरिटी से जल्दी तोड़ेंगे तो उसमें साइज और कलर जो है पूरा विकसित नहीं होगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होगी, जिसके कारण हमें जो मार्केट है उसमें प्राइस उसका पूरा नहीं मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम किसी फल को ओवर मैच्योर यानी कि जब उसकी मैच्योरिटी होगी उसके बाद तोड़ेंगे तो भी उसमें जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी और बाजार में उसकी कीमत जो है वो हमें कम मिलेगी। जहाँ तक सेब का प्रश्न है, सेब के तोड़ान के लिए कुछ जो मैच्योरिटी इंडिसेस जिनको हम बोलते हैं, चिन्ह जो मैच्योरिटी के निर्धारित किए गए हैं, उनमें हर एक वैरायटी के लिए अलग अलग से मानक बनाए गए हैं। ये मानक हैं जैसे ठोस अवस्था यानी कि जो आपका फल है वो कितना ठोस है, हर जो किस्म है उसके लिए एक मानक बनाया गया है कि जो ठोस अवस्था है उसकी वैल्यू इस और इसके बीच में हो तो वो मैच्योरिटी के सीमा के पास है, यानी कि उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब पूरे फूल बगीचे में या पेड़ों पर खिल जाते हैं उससे लेकर दिनों की संख्या को हम गिनते जाते हैं और हर किस्म के लिए ये दिनों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके आसपास ये जो हमारी किस्म है वो मैच्योर हो जाती है। इसके अलावा टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स यानी कि कुल घुलनशील ठोस, उनके भी एक मानक बनाया गया है और हर किस्म जब उस TSS लेवल पे पहुंच जाती है तो हमें मान लेते हैं कि हम इस किस्म के फलों को तोड़ने का उचित समय है। साथियों, अगर हम बगीचों से भरपूर कमाई करना चाहते हैं तो ये बात आवश्यक है कि जिन फलों को हमने 6 से 8 महीने तक पूरी सावधानी से बचाया है, सिंचित किया है, उनका पालन पोषण किया है, उनको हम सही अवस्था में तोड़ें ताकि इसका भरपूर मूल्य हमें बाजार में मिल सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम होड़ा, जिला कांगड़ा के कृषक संजय कुमार ने।
या कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले लाल भ्रंग कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो संजय कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले रेड पंपकिन बीटल, ये कद्दू का लाल रंग का भृंग है और इस भृंग का पीठ नारंगी लाल रंग का होता है तथा नीचे का उदर भाग काला होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है। इस कीट के शिशु जो हैं वो जड़ों को खा जाते हैं और एडल्ट जो हैं वो पौधे के पत्तियों, फूलों तथा नए पौधे को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इस कीट से प्रबंधन कैसे करें? इस हेतु सबसे पहले तो आप गर्मी में गहरी जुताई खेत की करें। उसके बाद पौधे के ऊपर सुबह में राख का भुरकाव करें और इसके अलावा फेनवलरेट जो है 0.4% धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, जिससे कि आप कद्दू लाल भृंग से करेला सुरक्षित रखेंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ना की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के लक्षण और उनके नियंत्रण उपाय, मूंगफली फसल की उचित बढ़वार के लिए जरूरी प्रबंधन। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।